हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, आप सबका स्वागत है। हम लोग आज प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका उद्देश्य है परिवार को बिखरने से बचाना। स्त्रियां परिवार की अगर चाहें तो परिवार को टूटने से बचा सकती हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन समझदार लोग जो परिवार के होते हैं वो उसको आगे बढ़ने से बातों को रोकते हैं और समझदारी से काम लेकर संभाल लेते हैं। इस प्रकार कहानी में पारिवारिक संबंधों को बचाने की बात कही गई है। तो चलिए प्रेमचंद के शब्दों में हम इस कहानी को सुनते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय के बड़े धनधान्य से संपन्न गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब तक मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी घूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर पर अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न रहा था, लेकिन शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था नीलकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों से परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी। अब वह एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे वदन का सजीला हट्टा कट्टा जवान था। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। नीलकंठ की दशा बिल्कुल उसके विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों से उसने बीए उन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्रायः खरल और सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी पढ़ा लिखा पढ़ी रहती थी। नीलकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का रोल करते। गौरीपुर के रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के जो एकमात्र उपासक थे, आजकल स्त्रियों के कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती जा रही है, उसे वह जाति व देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही विशेष विषय में उनके विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने से अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनके पास एक प्रतिष्ठित तालुकेदार का योग भोग्य पदार्थ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त प्रतिभाशाली पुरुष थे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई। दयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में जो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, लेकिन 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खोली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक सुंदर और गुणवती थी। उससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे
कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने ससुराल आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन से आदत पड़ी थी, वो यहाँ ना मात्र न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। लेकिन आनंदी ने कुछ दिनों के लिए अपने को इस नई व्यवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से इन्हें पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने संबंधी मांस में डाल दिया, सब घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी बोली, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी गुस्से से बोला, अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आनंदी बोली, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, जिस पर सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है। इसी तरह क्षुधा में बावला मनुष्य जरा जरा सी बात में तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की ये टिढ़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। वह तिनक कर बोला, मायके के चाहे जितने घी में बहाती रही हो, मगर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। स्त्रियाँ गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, लेकिन मायके की निंदा उनसे सहन नहीं होती है। आनंदी मुँह फेर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। ये सुनकर लाल बिहारी जल भुन गया। उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तेरी जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। वो लाल पीली होती हुई बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी। अब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। उसने खड़ाऊ उठाकर जोर से आनंदी की ओर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने बड़ी फुर्ती से हाथ में खड़ाऊ रोकी। उसका सिर बाल बाल बचा, लेकिन उंगली के में काफ़ी चोट आई। वह क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में चली गई। स्त्री का बल और साहस मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति से ही बल और पुरुषत्व की घमंड होता है। वह खून का घूंट पीकर रह गई। ये घटना बृहस्पतिवार को घटी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। 2 दिन आनंदी को भवन में पड़ी रही, ना कुछ खाया न पिया, पति की बाट देखती रही। अंत में नियमानुसार उनके पति शनिवार के शाम को घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देशकाल संबंधी समाचार, कुछ नए आदि की चर्चा की। ये बातचीत करीब 10 बजे तक चलती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों से ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाकर मुश्किल होता जा रहा था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़ी मुश्किल से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर साझी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं, मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी ने कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। ये सुनकर श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है, मैं भी तो जानूं। लाल बिहारी बोला, कुछ नहीं भैया, यूं ही आप समझ उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों के कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ भोजन करने के बाद आनंदी के पास गया। आनंदी ने देखा कि वे कुछ तीखे से थे। उसने पूछा, चित्त प्रसन्न तो है? श्रीकंठ बोले, मेरा चित्त तो प्रसन्न है, लेकिन मैंने सुना है तुमने आजकल घर में उपद्रव मचा रखा है।
ये सुनकर आनंदी की त्योरियां बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे उसके बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, अगर वो मुझे मिल गया तो उसका मुंह झुलसा दूंगी। श्रीकंठ बोले, इतनी गर्म क्यों होती हो, क्या बताओगी भी या नहीं? आनंदी बोली, क्या बताऊं, मेरा भाग्य ही खराब है, नहीं तो गंवार छोकरा जिस रोज चपरासी गिरी की करने का ढंग नहीं, मुझ पर खड़ाऊ मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ बोले, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या हुई, मुझे भी तो पता चले। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मांस पकाने कहा, हांडी में घी पाव भर भी कम था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब वह खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी में मेरे मायके वालों को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, यहाँ इतना घी तो नाई का हर खा जाते हैं। बस इतनी सी बात में उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, और मैं उसे हाथ से न रोकती तो मेरा सिर फट जाता। जाकर उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ। ये सुनकर श्रीकंठ की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। अच्छा, तो ये बात है, इसे छोकरे की इतनी हिम्मत। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें इससे पहले कभी भी गुस्सा नहीं आया था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर लेते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। प्रातःकाल वे अपने पिता के पास जाकर बोले, बापूजी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह से विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, लेकिन दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को भी उपदेश देना कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? श्रीकंठ ने कहा, बापू, मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वही उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, पर घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। मैं सब कुछ सहन नहीं कर सकता, लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं चुपचाप सहन करता रहूं। मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। बेनी माधव सिंह चुपचाप श्रीकंठ की बातें सुनते रहे। उन्होंने जवाब दिया, श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर साहब अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको ज़्यादा सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ बोले, बापू, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, लेकिन जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर में दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं, लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। ये सुनकर बेनी माधव सिंह चुप नहीं रह गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, अगर वह कभी कोई गलती करता है तो उसके कान पकड़ो। श्रीकंठ बोला, बापू, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह ने कहा, क्यों, पत्नी के कारण? श्रीकंठ बोले, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेकी के कारण। ठाकुर साहब श्रीकंठ का क्रोध शांत करने चाहते थे, लेकिन वह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहाँ आ गए। कई स्त्रियां ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों पक्षों के मधुर वाणियाँ सुनने के लिए आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल लोग थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते थे, श्रीकंठ अपने पिता से दबता है, इसीलिए दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए वो किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह इसकी सलाह के बिना कोई काम ना करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज सफल होती दिखाई दे रही थी।
कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान के बहाने, कोई रसीद दिखाने के बहाने। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, उन्होंने इन भावों को ताड़ लिया। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ हो जाए, मैं इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। और वह तुरंत शब्दों में बोले, बेटे श्रीकंठ, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारे जो जी में आए करो। अब तो लाल बिहारी से अपराध हो ही गया। श्रीकंठ इस बात को समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर करने की आदत थी, इन हथकंडों से उसे क्या खबर। पिता ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बिनी माधव ने कहा, बेटे, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह ना समझ है, उससे कुछ भूल हुई है, उसे तुम बड़े होकर माफ़ कर दो। श्रीकंठ बोले, नहीं बापू, मैं उसकी इस दुष्टता का कभी सहन नहीं कर सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वो ज़्यादा प्यारा है तो मुझे ही इस घर से विदा कर दीजिए। मैं अपना भार स्वयं संभाल लूँगा। अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो लाल बिहारी से कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस मेरा अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट के पास खड़ा अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि अपने बड़े भाई के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। पिता का भी बहुत सम्मान करता था। श्रीकंठ भी उसे बहुत प्यार करता था। इससे पहले उन्होंने उसे कभी डांटा तक न था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु लाते थे। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर उसे गले लगा लिया था और उसे इनाम भी दिया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गिलान हुई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि वह अपने लिए किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी। देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, लेकिन उसका मन कहता है कि भैया मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। लेकिन भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वो रोता हुआ घर आया और अपने कमरे में जाकर कपड़े पहने, आंसू पोंछे और आनंदी के कमरे में जाकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे माफ़ कर देना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी से झुकाया आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उस समय श्रीकंठ लाल पीला होता हुआ वहां आ पहुंचा। अपने भाई को वहां खड़ा देख उसने घड़ा से आंखें फेर ली और कतरा कर आगे निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भाग रहे हों। आनंदी को लाल बिहारी से शिकायत तो थी, लेकिन अब मन पछता रही थी। वह स्वभाव से दया की मूर्ति थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो मन ही मन पति से झुंझला रही थी। वे इतनी सी बात पर इतने गर्म हो गए। उसे ये भय था कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे कुछ अपराध हो तो उसे माफ़ करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं। उसने श्रीकंठ को देखकर कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, मैं क्या करूं? आनंदी बोली, उसे बुला लो, मेरे कारण ये झगड़ा हुआ है। श्रीकंठ बोले, मैं उसे नहीं बुला सकता, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आनंदी बोली, उन्हें अंदर बुला लो, कहीं वे घर छोड़कर चले गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतने में लाल बिहारी बोला, भाभी रहने दो, भैया को मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरी शक्ल को नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर लाल बिहारी तेजी से बाहर बढ़ा, लेकिन आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा, रोते हुए बोला, भाभी मुझे जाने दो। आनंदी बोली, कहाँ जाओगे? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह न देख सके। आनंदी बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, नहीं भाभी, मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ।
आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी बोला, भाभी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं घर में कदापि कदम न रखूंगा। आनंदी बोली, मैं भगवान का साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ से रहा नहीं गया, उसका हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। उसके अलावा आप मुझे जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कहा, अरे लल्लू, अब इन बातों का बिल्कुल मन से निकाल दो। भगवान ने चाहा तो ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। तभी बेनी माधव सिंह वहां पहुंचे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर वे आनंद से पुलकित हो उठे और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव के जिस किसी भी व्यक्ति के वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी को की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो श्रोताओं, ये कहानी का एंड था। धन्यवाद।